दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि ये फिजिक्स की महेशमती बैच की क्लास होने वाली है मिक्स प्रैक्टिस, जिसमें अपन न्यूमेरिकल थ्योरी टाइप क्वेश्चन सभी क्वेश्चंस का कलेक्शन करेंगे और उन क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे। तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे जो सभी अपन स्क्रीन पे देखेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाए। वीडियो के एंड, शुरू, बीच में सभी जगह पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाए गए हैं जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखते हैं। मोस्ट क्वेश्चन है और आपको जैसे कि पता है कि एनडीए में लगभग कितने क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के, जो अपने को लगभग 50 से 60 नंबर दिला जाते हैं। एक क्वेश्चन से लेकर 25-30 क्वेश्चन के लगभग एनडीए में आते हैं, जो अपने को 50-60 क्वेश्चन दिला जाते 50-60 क्वेश्चन के नंबर दिला जाते 50-60 नंबर दिला जाते हैं। तो इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो के क्वेश्चंस को देखते रहना और उनके आंसर्स अपने मन से देने की एक बार कोशिश करना और उनका रिजल्ट यानी उनका जो स्कोर होता है वो अंत पे हमें कमेंट करके बताना कि आपका स्कोर कितना होता है, आपके कितने राइट होते हैं, आपके कितने रॉन्ग होते हैं, कितने तो आपके राइट होते हैं और कितने आपके रॉन्ग होते हैं। तो आप इनके क्वेश्चंस का हमें कमेंट करके बताना। तो आप वीडियो को लाइक करना, वीडियो को कमेंट करना एंड में, और वीडियो को शेयर करो और बेल आइकन दबा लो, सब्सक्राइब कर लो, जिससे हमारे नए चैनल नए वीडियोस आपके तक पहुंच सके, नई वीडियो आपके पास पहुंच सके, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और आपको भी पढ़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं हो। चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपन स्क्रीन पे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है कि यदि चंद्रमा पृथ्वी की वर्तमान से आधी दूरी पर चक्कर लगाता है, यदि चंद्रमा पृथ्वी की वर्तमान दूरी से आधी दूरी पर चक्कर लगाता है तो उस चंद्रमास की अवधि होगी लगभग। क्वेश्चन बच्चों आप क्वेश्चन स्क्रीन पे ऐसे है कि यदि चंद्रमा पृथ्वी की वर्तमान से आधी दूरी पर चक्कर लगाता है तो उस चंद्रमास की अवधि होगी लगभग। तो उस चंद्रमास की अवधि लगभग क्या होगी? ऑप्शन क्या है? ए 10 दिनों की लगभग होगी, बी क्या है 14 दिनों के लगभग होगी, सी क्या है 28 दिनों के लगभग होगी, डी क्या है 56 दिनों के लगभग होगी। जैसा कि अपन को बता दूं कि कोई भी घूर्णन वाली चीज़ आ जाती है ना, दूरी चक्कर लगाती है तो उसके अवधि का समय, तो उसके लिए अपन केपलर लॉ लगाते हैं, यानी केपलर का लॉ लगाते हैं, जो होता है टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यूब। जो क्या होता है? टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यूब। और टी स्क्वायर को समानुपाती के इसको हटाएंगे चिन्ह को, तो यहाँ पे क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा और आर क्यूब ऐसे कि ऐसे। यदि के की वैल्यू अपन 1 रख देते हैं तो टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है? आर क्यूब। क्या हो जाता है? टी स्क्वायर बराबर आर क्यूब। तो इस इक्वेशन को आप नोट कर लेना, इक्वेशन 1 दे देना। अगली स्लाइड पे ले जाके जाता हूँ मैं आपको कि टी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? आर क्यूब। तो टी1 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? टी1 यहाँ पे लिख लेना, टी1 स्क्वायर बराबर आर क्यूब। क्या हो जाएगा? आर क्यूब हो जाएगा। और जैसा कि अपने को बता रहा है कि वर्तमान से आधी दूरी, तो त्रिज्या को क्या कर देंगे अपन? आधी कर देंगे। तो टी1 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? आर अपॉन 2 का होल क्यूब। जैसा कि अपने को पता है कि टी1 बराबर तो ये होगा और टी2 बराबर अपने पास भी टी2 बराबर भी यही होगा, टी2 बराबर भी क्या होगा? आर क्यूब भी होगा, टी2 बराबर भी आर क्यूब भी होगा। देख टी2 बराबर भी आर क्यूब भी होगा। तो इससे क्या करेंगे? इससे अगली स्लाइड पे कर रहा हूँ कि मैं टी1 बराबर किसके हो जाएगा? r/2 के होल क्यूब के, r/2 के होल क्यूब के। तो टी1 बराबर क्या हो जाएगा? आर क्यूब अपॉन में 8। जैसा कि अपन जानते हैं यहाँ पे टी1 है तो अपन आर क्यूब को क्या मानेंगे? एक इक्वेशन से अपन ने माना था कि टी2 स्क्वायर बराबर आर क्यूब। तो यहाँ पे आर क्यूब की वैल्यू क्या लग देंगे? टी2 स्क्वायर। ये टी1 स्क्वायर चल रहा है तो टी1 स्क्वायर बराबर टी2 स्क्वायर अपॉन 8। क्या हो जाएगा? टी1 स्क्वायर बराबर टी2 स्क्वायर अपॉन 8। और इस इक्वेशन को आप नोट कर लेना, इक्वेशन नंबर इसे 2 दे देना। और इसको अगली स्लाइड पे ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए, कि टी1 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? टी2 स्क्वायर बाई 8। अब ये टी1 का स्क्वायर उठाऊंगा तो इधर जाके क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा, जो रूट में हो जाएगा टी2 स्क्वायर अपॉन में 8। रूट में क्या हो जाएगा? स्क्वायर है तो रूट हट जाता है, तो टी2 अपॉन में √8 आएगा। √8 को अपन क्या लिख सकते हैं? तो टी1 बराबर टी2 अपॉन में 2√2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2√2। जैसा कि आपको बता दूं कि टी2 यानी जो आवर्तकाल होगा, एक चंद्रमास में कितने दिन होते हैं? लगभग 28 दिनों के आसपास दिन होते हैं, 27.3 दिन ऐसे होते हैं, तो 28 दिन ही मान लेंगे। तो टी1 बराबर क्या लिख देंगे अपन? टी2 का मान क्या लिख देंगे? 28। टी2 का मान क्या लिख देंगे? 28 अपॉन में 2√2। 2 से यह जाएगा 14 बार, और 14 यानी यहाँ पे हैं तो इसको क्या लिखेंगे अपन? 7 × 7, 7 × 2,
इसको अगली स्लाइड पे ले लूँ। T1 बराबर क्या हो जाएगा 14 अपॉन में √2 क्या हो जाएगा 14 अपॉन में √2, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 7/√2, जिसको 7/√2 लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि इसको 7 इंटू 2 लिख दूंगा, 2 को क्या लिख दूंगा √2 इंटू √2 लिख दूंगा, तो 7 इंटू √2 आ जाएगा। और √2 की वैल्यू अपन जानते हैं 1.414, इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो लगभग 10 दिन के लगभग आएगा। कितना आएगा 10 दिन के लगभग। जो अपने ऑप्शन ए में दिया हुआ है 10 दिनों के लगभग होगी, जो क्या होगी 10 दिनों के लगभग। आप तो याद रख लेना कि जो आधी दूरी पर चक्कर लगाता है तो उसमें 10 दिनों के लगभग होती है। जो ये सी डी और ये रॉन्ग हो जाएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, इसका आंसर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अपनी स्लाइड पे है अगला क्वेश्चन, अपनी स्लाइड पे आने वाला है। एक निश्चित स्थान पर नमन कोण का मान 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन अपनी स्लाइड पे है कि एक निश्चित स्थान पर नमन कोण का मान कितना है 30 डिग्री एवं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का 36 घटक, यहाँ पे 36 नहीं है, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है तो आप यहाँ पे लिख लेना 36 घटक, 36 घटक, 36 घटक यानी वर्टिकल कंपोनेंट, यानी वर्टिकल घटक, यानी 36 घटक। जीरो को यहाँ से कैंसिल कर लेना, ये भी मिस प्रिंटिंग है। 0.50 ऑस्ट्रेड है तो पृथ्वी का कुल चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। जो चुंबकीय क्षेत्र का मान दे रखा है अपने को BH का मान दे रखा है, अपने को BH का मान दे रखा है। जो चुंबकीय क्षेत्र का 36 घटक है उसका मान दे रखा है 0.50। H का मतलब हॉरिजेंटल होता है, 36 को वर्टिकल नहीं होता, हॉरिजेंटल होता है, BH होता है। अपने को फाई या फिर थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 30 डिग्री। जैसा कि अपन जानते हैं कि हॉरिजेंटल का घटक का मान क्या होता है BH बराबर B cos फाई, क्या होता है B cos फाई, और अपने को B की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसको मैं अगली स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, अगली स्क्रीन है अपने सामने। BH बराबर B cos फाई, अपने को वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है B की, तो BH अपॉन में cos फाई क्या हो जाएगा BH अपॉन में cos फाई। BH की वैल्यू क्या दे रखी है 0.50 अपॉन में cos थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। 0.50 ऐसे के ऐसे 0.50 को 0.5 लिख सकता हूँ। cos 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 हो जाएगी cos 30 डिग्री की वैल्यू। जैसा कि अपन जानते हैं कि 1/2 नहीं होगी, √3/2 हो जाएगी, √3/2। और 0.5 को क्या लिख सकता हूँ 1/2, तो 1/2 से 2 चला जाएगा तो 1/√3 आएगा, क्या आ जाएगा 1/√3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1/√3 होगा, क्या हो जाएगा 1/√3। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। ये कैसे हुआ मैं आपको वापस बता रहा हूँ। जो B का मान होगा वो क्या होगा BH यानी 0.50 अपॉन में cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और 0.50 को क्या लिख सकते हैं 1/2, तो 1/2 से 1/2 चला जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/√3। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/√3। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो अपनी स्लाइड पे है। अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है। इससे मुझे याद आया कि अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कौन आधारित है, तो आपको याद रखना है ट्रांसफॉर्मर आधारित है। कौन आधारित है ट्रांसफॉर्मर आधारित है। ये पूछ रहा है कि अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है। अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन क्या दे रखा है वेबर, जो वेबर नहीं होता यह चुंबकीय फ्लक्स का होता है। ओम जो प्रतिरोध का होता है। हेनरी किसका होता है बताओ। गोस किसका होता है बताओ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो हेनरी होता है वो अन्योन्य प्रेरकत्व का क्या होता है मात्रक होता है। जो हेनरी होता है वो अन्योन्य प्रेरकत्व का क्या होता है मात्रक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए बी और डी क्या हो जाएंगे रोंग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपनी स्लाइड पे। यदि किसी परिनालिका में धारा में परिवर्तन की दर अर्थात DI/dt परिवर्तन की दर समय के साथ परिवर्तन की दर जो दिखाई गई है वो कितनी है 4 एम्पियर पर सेकंड। क्या है 4 एम्पियर पर सेकंड। और 20 वोल्ट विद्युत वाहक बल यानी ई की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 वोल्ट दे रखी है। तो अपने को क्या पूछ रहा है तो परिनालिका का 100 प्रेरकत्व होगा अर्थात L का मान क्या होगा। L को अपन 100 प्रेरकत्व या फिर प्रेरकत्व बोलते हैं। ई विद्युत वाहक बल होता है और DI/dt धारा में परिवर्तन की दर होती है। तो इसका फॉर्मूला मैं अगली स्लाइड में बताता हूँ। जो अपन ने 100 प्रेरकत्व के चैप्टर में पढ़ा था कि E बराबर L DI/dt, E बराबर L DI/dt क्या हो जाएगा DI/dt। जैसा कि अपने को पता है कि अपने को ज्ञात क्या करना है L की वैल्यू, तो E/DI/dt। जैसा कि अपने को दिया हुआ है E की वैल्यू कितनी दे रखी है 20
और डी आई अपॉन में डी टी की वैल्यू 4, तो ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 5, 5 आ जाएगा 5H हेनरी हो जाएगा, 5 हेनरी हो जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन क्या दे रखा है 5H, जो ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी रॉन्ग हो जाएगा, सी रॉन्ग हो जाएगा, डी रॉन्ग हो जाएगा, 5 हेनरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इस फॉर्मूले को नोट कर लेना, ई बराबर एल डी आई अपॉन में डी टी। ये विद्युत वाहक बल होता है, प्रेरकत्व के कारण उत्पन्न विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला क्या होता है, ई बराबर एल डी आई अपॉन डी टी। जहाँ पर ये अपना प्रति वो क्या है विद्युत वाहक बल है, और एल अपना क्या है प्रेरकत्व है, डी आई अपॉन में डी टी क्या है अपने धारा में परिवर्तन की दर है। यहाँ से अपन एल की वैल्यू निकालेंगे, ई अपॉन डी आई अपॉन में डी टी। ई की वैल्यू अपन लिख देंगे 4 और डी आई अपॉन में डी टी की वैल्यू अपन क्या रख देंगे, ई की वैल्यू तो अपन रख देंगे 20 और डी आई अपॉन में डी टी की वैल्यू रख देंगे 4, 4 से 20 आएगा 5 बार, तो 5 हेनरी आ जाएगा। याद रखना 100 प्रेरकत्व और नैनो प्रेरकत्व का मात्रा क्या होता है हेनरी होता है। क्या होता है हेनरी होता है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो अपनी स्लाइड पे है, इसको इरेज करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो अपनी स्लाइड पे आ रहा है 5 नंबर का क्वेश्चन है कि एक शुद्ध संधारित्र में एसी परिपथ में औसत शक्ति व्यय क्या होता है। औसत शक्ति व्यय यहाँ पर लिख लेना, औसत शक्ति व्यय है। ये मिस प्रिंटिंग हो जाती है, थोड़ी बहुत मिस प्रिंटिंग हो जाती है, तो आप इस बात को समझा करो। औसत शक्ति व्यय क्या होगा, अपना क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस पर औसत शक्ति व्यय क्या होगा। तो जैसा कि बता दो कि शुद्ध संधारित्र होता है, सबसे पहले औसत शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर VI cos फाई, VRMS IRMS cos फाई। इसको यहाँ फिर लिख सकते हो VRMS IRMS इंटू कोस फाई। क्या लिख सकते हो VRMS IRMS cos फाई। RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यानी वर्ग माध्य मूल मान, तो VRMS IRMS cos फाई। जैसा कि आपको बता दो कि संधारित्र के केस में और प्रेरकत्व के केस में थीटा का मान या फिर फाई का मान कितना होता है 90 डिग्री होता है। क्या होता है 90 डिग्री। और कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 को किसी भी चीज़ से गुणा कराओ तो उसका मान क्या होता है 0 ही होता है। तो पावर क्या जो व्यय हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 1/2 CV स्क्वायर रोंग हो जाएगा, 1/2 CV रोंग हो जाएगा, CV रोंग हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा डी यानी 0 हो जाता है। क्या हो जाता है शून्य। शुद्ध संधारित्र में एसी परिपथ में औसत शक्ति व्यय का मान क्या होता है शून्य होता है। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, इसका राइट आंसर लगा लेना डी, क्योंकि इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, क्योंकि P बराबर VRMS IRMS cos फाई होता है। और अपन जानते हैं कि संधारित्र और प्रेरकत्व होता है, उसके केस में क्या होता है थीटा या फिर फाई का मान क्या होता है 90 डिग्री। क्योंकि धारा जो होती है ना, वो धारा व वोल्टेज के मध्य जो कलांतर का अंतर होता है, धारा व वोल्टेज के मध्य कला का अंतर वो कितना होता है 90 डिग्री। किसी में धारा 90 डिग्री से आगे होती है तो किसी में वोल्टेज 90 डिग्री आगे होता है, लेकिन दोनों में 90 डिग्री का अंतर ही होता है। तो इसलिए फाई का मान 90 डिग्री लेते हैं इसमें संधारित्र और प्रेरकत्व में। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन जो अपनी स्लाइड पे। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। ये मोटर गाड़ी है कोई, तो इसके चालक के सामने जो वाला दर्पण होता है ना, वो कौन सा लगा होता है जिसको उसके पीछे का दृश्य बिल्कुल पूरा दिखाई दे देता है। जो छोटा भी होता है ना तो उसमें पूरा दिखाई देता है, और उसका दृष्टि क्षेत्र भी सबसे ज़्यादा अधिक होता है, उस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र भी अधिक होता है। तो बता दूं कि मोटर गाड़ी के चालक के जो सामने कौन सा दर्पण लगा होता है वो होता है उत्तल दर्पण। कौन सा होता है उत्तल दर्पण लगा होता है। याद रखना, जिसका ये अपने पास दृष्टि क्षेत्र क्या होता है ज़्यादा होता है, इसका क्या होता है दृष्टि क्षेत्र मैक्सिमम होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि दृष्टि क्षेत्र किस दर्पण का मैक्सिमम होता है। उत्तल दर्पण का ए रोंग हो जाएगा, बी रोंग हो जाएगा, सी डी रोंग हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अपनी स्लाइड पे है अगला क्वेश्चन कि 25 सेमी फोकस दूरी वाली की एक लेंस है, एक दर्पण है जिसकी फोकस दूरी दे रखी है 25 सेमी, तथा आगे की दूरी पर एक पिंड रखी है कि दूरी पर दर्पण के आगे 15 सेमी की दूरी पर एक पिंड रखा है, कि दर्पण के आगे 15 सेमी की दूरी पर एक क्या रखा गया है पिंड रखा गया है। तो उसके प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, तो उसके प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है अपने को। क्या पूछ रहा है, उसके प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है अपने को। यानी ये दिया हुआ है कि U की वैल्यू दी हुई है, क्योंकि 25 सेमी की दूरी पर रखी गई है उत्तल दर्पण, तो प्रतिबिंब की उत्तल दर्पण की दूरी कैसे दी हुई है, U की वैल्यू दी हुई है 15 सेमी। क्या दी हुई है 15 सेमी। और V यानी प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है अपने को, V की वैल्यू पूछ रहा है। ये चीज़ें आप नोट कर लेना। अगली स्लाइड पे जा रहा हूँ मैं, अगली स्लाइड पे जा रहा हूँ कि जो उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी के मध्य जो संबंध होता है वो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/u प्लस 1/v या फिर 1/v प्लस 1/u कैसे भी लिख सकते हो। जैसे कि अपन जानते हैं कि जो उत्तल दर्पण होता है जिसमें जो अपने बिंब की दूरी होती है वो तो होती है
और जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है पॉजिटिव, वो क्या होती है पॉजिटिव, क्या होती है पॉजिटिव। तो इसमें अपन लिख देंगे 1/f बराबर -1/u प्लस 1/v, क्या हो जाएगा 1/v। अपने को निकालना है कि प्रतिबिंब की दूरी, तो यहाँ से अपन 1/v का फॉर्मूला निकालेंगे जो हो जाएगा 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u, 1/f प्लस 1/u। जैसा कि अपन के पास दिया हुआ है कि f की वैल्यू कितनी दी हुई है 25, इसकी वैल्यू दी हुई है 15, लघुत्तम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 75। 25 का भाग लगाएंगे 3 बार तो 3, 15 का भाग लगाएंगे 75 में तो 15×75 तो 5, तो 8 बटे क्या आ जाएगा 75, क्या आ जाएगा 8/75। ये अपने पास किसकी वैल्यू आई है 1/v की वैल्यू आई है, किसकी वैल्यू आई है 1/v की वैल्यू आई है कितनी 8/75, 8/75। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75/8, क्या आ जाएगी 75/8, 8 का भाग लगाएंगे तो ये कितनी बार जाएगा लगभग 9 बार जाएगा, 9×8 = 72, कितने बचे 3, तो 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 0, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 3 बार कितने बचे 6 तो 60, तो 8 × 48, 8 × 5 40, 8 × 48, 8 × 7 49, 8 × 7 49, 8 × 7 49, अंटे अंटे 64, तो 8 × 7 49 लगभग 7 बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा 7 बार ही जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 9.37 सेमी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 9.37 सेमी, 9.37 आंसर इसका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा 9.37। ए रॉन्ग हो जाएगा, बी रॉन्ग हो जाएगा और डी रॉन्ग हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो आप इस फॉर्मूले को नोट कर लेना, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि जो 1/f होता है वो क्या होता है 1/v प्लस 1/u होता है। और उत्तल दर्पण के लिए याद रखना जो प्रतिबिंब दूरी होती है, बिंब दूरी होती है वो माइनस होती है, जो फोकस दूरी होती है वो प्लस होती है, और जो अपनी प्रतिबिंब दूरी होती है वो भी प्लस होती है। बस आप याद रखना जो उत्तल दर्पण होता है उसमें एक ही माइनस होता है, जो अवतल दर्पण होता है उसमें फोकस दूरी भी माइनस होती है, और जो अपनी प्रतिबिंब दूरी भी होती है वो भी माइनस होती है। तो आप इन चीज़ों को भी नोट कर लेना, नोट करते जाना। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, क्वेश्चन है ना अटपटे चटपटे। तो आप अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा है 8 नंबर का क्वेश्चन है कि वो है अपनी स्क्रीन पे कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेमी है, तो इसकी क्षमता क्या होगी, इसकी पावर क्या होगी, इसकी क्षमता क्या होगी। क्षमता का मात्रक बता दूँ सबसे पहले क्या होता है डायोप्टर होता है, किसमें लेंस पे डायोप्टर या फिर दर्पण वाले चैप्टर में डायोप्टर होता है। और डायोप्टर होता है तो लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है P बराबर 1/f, P बराबर 1/f। जहाँ पर f है ना वो क्या है फोकस दूरी, जो हमेशा मीटर में होती है, जो हमेशा किस में होती है मीटर में। यदि कभी ये सेमी में होती है तो ऊपर तो 100 लिखते हैं और नीचे लिखते हैं f। ये कब होती है जब सेंटीमीटर में होती है, फोकस दूरी जब सेंटीमीटर में होती है तो ऊपर 100 लगाया जाता है। तो अपने को सेमी में ही दिया हुआ है तो पावर बराबर क्या हो जाएगा 100/f, f की वैल्यू 25, 25 का भाग लगाएंगे 100 में तो कितना आएगा 4, 25 चौके क्या होता है 100 होता है, 25 चौके 100 होता है। ए ऑप्शन क्या है 2D, पी ऑप्शन क्या है -2D जो रॉन्ग हो जाएगा, और सी ऑप्शन क्या है 4D जो राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या है -4D जो भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4। इस फॉर्मूले का आप नोट कर लेना कि मीटर में हो तो 1/f, सेमी में हो तो 100/f, क्या हो जाएगा 100/f। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेना, इस फॉर्मूले को भी आप नोट कर लेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन जो अपनी स्क्रीन पे है। तो अपना क्वेश्चन अगला स्क्रीन पे क्या बोल रहा है, ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है। तरंग दैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, कुछ नहीं, या फिर 0 होता है। कुछ नहीं का मतलब है कि नो चेंज, या फिर क्या होता है नो चेंज। सबसे पहले बता दूं कि अपवर्तनांक और तरंग दैर्घ्य में जो संबंध होता है वो कहाँ से निकालते हैं। सबसे पहले अपन जानते हैं कि म्यू बराबर क्या होता है C/V होता है। म्यू बराबर क्या होता है C/V, इक्वेशन फर्स्ट दे दो। और v बराबर जानते हैं, v बराबर फ्रीक्वेंसी होती है, इसको आवर्ती मानते हैं। v बराबर क्या होता है n लैम्डा होता है, क्या होता है n लैम्डा होता है। ये v बराबर क्या होता है n लैम्डा होता है। तो म्यू बराबर यानी इस इक्वेशन 2 के मान को फर्स्ट में रखेंगे तो म्यू बराबर C/n लैम्डा हो जाएगा, क्या हो जाएगा n लैम्डा। जहाँ पर म्यू क्या है अपना अपवर्तनांक और c क्या है प्रकाश वेग, n क्या है नंबर ऑफ टर्म यानी कितने भी नंबर ले सकते हैं, तो लेमडा क्या है अपनी तरंग दैर्घ्य, लेमडा क्या है अपनी तरंग दैर्घ्य। तो म्यू समानुपाती किसके हो जाएगा 1/λ के, क्या हो जाएगा 1/λ के।
तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि तरंग दैर्ध्य के बढ़ने के साथ तरंग दैर्ध्य को बढ़ाओगे तो अपवर्तनांक का मान क्या होगा, कम ही होगा, क्योंकि म्यू का मान कम ही होगा, क्योंकि ये व्युत्क्रम संबंध रखते हैं अपने में, इन्वर्शियल प्रॉपर्टी का संबंध रखते हैं, यानी इन्वर्शियल है एक दूसरे के। यदि लेमडा को बढ़ाओगे तो ये घटेगा, यदि इसको बढ़ाओगे तो ये घटेगा, समझ गए, इसको बढ़ाओगे तो ये घटेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, तरंग दैर्ध्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है, घटता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब। तो इसका ए रोंग हो जाएगा, सी रोंग हो जाएगा, डी रोंग हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब, यानी घटता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो अपनी स्क्रीन पे आप इस फॉर्मूले को नोट कर लेना कि म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर क्या होता है, सी वी होता है, म्यू बराबर सी अपॉन वी होता है, और सी अपॉन वी यानी सी अपॉन एन लेमडा होता है, सी अपॉन एन लेमडा होता है। तो आप इस फॉर्मूले को नोट कर लेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो अपनी स्क्रीन पे है कि 3F यानी 3 फेरेड के 3 संधारित्र परिपथ में जोड़े गए हैं। 3F यानी 3 फेरेड के संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, यानी परिपथ में जोड़े गए हैं, तो उनकी संधारित्र की अधिकतम व न्यूनतम धारिताओं का अनुपात क्या होगा, न्यूनतम व अधिकतम न्यूनतम धारिताओं का मान क्या होगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि एक तो होती है धारिताओं में, जब इनको क्या जोड़ा जाता है, पैरेलल में जोड़ा जाता है, क्या जोड़ा जाता है, पैरेलल में। और एक कब जोड़ा जाता है, इनको सीरीज में जोड़ा जाता है, कब जोड़ा जाता है, सीरीज में। तो इसका बोल रहा है कि अधिकतम कब होगी और न्यूनतम कब होगी, जब पैरेलल में जोड़ते हैं तो इसका मान निकालते हैं, यानी ये 3 माइक्रोफेरेड के हैं, इनको पैरेलल में जोड़ा जाता है, क्या जोड़ा जाता है, पैरेलल में। जैसा कि आपको बता दूं कि पैरेलल में जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाता है कि 1/3 + 1/3 + 1/3 होगा पैरेलल में जोड़ेंगे तो। लेकिन ये नहीं होता है यहाँ पे क्या होता है, प्रतिरोध का उल्टा होता है। तो प्रतिरोध में 1/r + 1/r होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, r + r + r हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 3 + 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, 1/3 + 1/3 + 1/3 हो जाएगा, यानी प्रतिरोध का उल्टा होता है वह समांतर क्रम में, इसमें संधारित्र में से याद रखो, जो क्या हो जाएगा 1। अपने को मैक्सिमम क्या दिख रहा है, 9। तो इसका मैक्सिमम पूछ रहे हैं, पहले तो अधिकतम बताओ और फिर बाद में मिनिमम बताओ। तो पहले अधिकतम 8, 9, ये 9 है यहाँ पे, और ऑप्शन में 9 नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब हो जाएगा, क्योंकि 9 और 1 ही आ रहा है इसका राइट आंसर, 9 और 1 ही आ रहा है। तो ए रोंग हो जाएगा, सी रोंग हो जाएगा, डी रोंग हो जाएगा। और आपको बता भी दूँ, जो पैरेलल होता है ना, उसमें हमेशा क्या होता है, अधिकतम मान होता है, पैरेलल में अधिकतम मान होता है, चाहे वो रेजिस्टेंस में लो चाहे संधारित्र में लो। जो सीरीज में होता है वो क्या होता है, निम्नतम मान होता है, था न्यूनतम मान होता है। मैं आपको फॉर्मूला लिखा देता हूँ कि जो CP होता है, जो पैरेलल में होता है, वो क्या होता है, N × S होता है, क्या होता है, N × C होता है, N × C होता है। और CS होता है, वो क्या होता है, C/N होता है, क्या होता है, C/N। इनसे भी निकाल सकते हैं, जिससे अपने पास कितने संधारित्र है, 3 है, और एक संधारित्र का मान क्या है, 3 फेरेड के है 3, तो 9 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, 3/3 यानी 1 हो जाएगा। इससे भी निकाल सकते हैं, तो आप इन फॉर्मूलों को भी नोट कर लेना। अगली स्लाइड पे अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धातुओं में इलेक्ट्रॉन का विश्रांति काल होता है। धातुओं में इलेक्ट्रॉन का विश्रांति काल जो होता है ना, वो क्या होता है कि विश्रांति काल ताप के बढ़ने पर बढ़ता है, ताप के घटने पर घटता है, या फिर अपरिवर्तित रहता है, या फिर ताप पर निर्भर नहीं करता, ताप बढ़ने पर। ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो विश्रांति काल होता है ना, वो ताप के बढ़ने पर क्या होता है, घटता है। जो विश्रांति काल होता है वो ताप के बढ़ने पर क्या होता है, घटता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जो बी रोंग हो जाएगा, सी रोंग हो जाएगा, डी रोंग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आप क्वेश्चन को याद रखना कि जो ताप वाले रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अपनी स्लाइड पे है कि क्यूरी ताप वह ताप है जिस पर। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो क्यूरी ताप होता है वह ताप क्या है। तो क्यूरी ताप वह ताप है, तो इसका ए ऑप्शन क्या बोल रहा है, जो लोह चुंबकीय पदार्थ ही बनता है, तो लोह चुंबकीय पदार्थ को अनुचुंबकीय पदार्थ में बना देता है। और नन ऑफ दीज या फिर ऑल हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि जो लोह चुंबकीय पदार्थ को है ना, वो अनुचुंबकीय पदार्थ बना देता है। लोह चुंबकीय पदार्थ को क्या बना देता है, अनुचुंबकीय पदार्थ बना देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका राइट आंसर आप ब नोट कर लेना, यानी बी नोट कर लेना। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो अपनी स्लाइड पे है, जो अपनी स्लाइड पे है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत चुंबक की करोड़ के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत चुंबक की करोड़ के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है।
तो जैसा कि आपको बता दूं, जो करोड़ बनती है पटलित करोड़, वो ऐसे ऐसे बनती है, पटलित करोड़ ऐसे ऐसे बनती है, ट्रांसफार्मर में भी काम आती है। तो इसमें जो अपन क्या ऑप्शंस पे चलते हैं कि नरम लोहे की बनती है, ठोस लोहे की बनती है, फिर ठोस पीतल की बनाती है, नहीं फिर नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नरम लोहे की बनती है। क्या बनती है, नरम लोहे की बनती है। किसकी बनती है, नरम लोहे की बनती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, नरम लोहे की बनती है। अगले इस क्वेश्चन पे चलते हैं, 15 क्वेश्चन पे। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 15 क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 मीटर और 4 मीटर ध्रुव सामर्थ्य वाली एक चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। 2 मीटर और 4 मीटर एक ध्रुव सामर्थ्य वाली, 2 मीटर क्या है और 4 मीटर ध्रुवीय सामर्थ्य वाली एक चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। तो क्या बोल रहे हैं कि अपने को 2 मीटर तो लंबी, ऐसे बोल रहा था अपने को, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो जाती है कभी कभी। यहाँ पे लिख लेना 2 मीटर तो लंबी, यहाँ पे लिख लेना आप 2 मीटर लंबी, मीटर के आगे लिख लेना 2 मीटर लंबी, 2 मीटर लंबी। तो इसका फॉर्मूला आपको बता दूं कि चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम बराबर स्मॉल एम इंटू एल, स्मॉल एम इंटू एल। तो स्मॉल एम अपना क्या होता है, ध्रुव सामर्थ्य होता है, कैपिटल एम होता है अपना चुंबकीय आघूर्ण होता है, स्मॉल एल होता है अपनी लंबाई होती है। जो अपने पास स्मॉल एम क्या दिया हुआ है, यानी ध्रुव सामर्थ्य अपने पास 4, और स्मॉल एल क्या दी हुई है अपने पास, लंबाई कितनी हुई है 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो डी ऑप्शन में दिया हुआ है। और इसका मात्रक बता दूं कि चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, 2 मीटर स्क्वायर। ए रोंग हो जाएगा, बी रोंग हो जाएगा, सी रोंग हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अपनी स्लाइड पे है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अपनी स्लाइड पे है, एक कुंडली जिसका क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर है, 2 मीटर स्क्वायर है, 2 मीटर स्क्वायर है, एक चुंबकीय क्षेत्र में रखी है जो 2 सेकंड में 1 वेबर प्रति स्क्वायर से परिवर्तित होकर 4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर मीटर स्क्वायर हो जाती है। तो कुंडली में प्रेरित विभव बल क्या होगा। अर्थात जो φ1 का वैल्यू क्या दे रखा है 1, φ2 का वैल्यू दे रखा है 4, और अपने को टाइम का वैल्यू क्या दे रखा है 2 सेकंड, अपने को एरिया की वैल्यू दे रखा है 2। तो डेल फाई अपने पास क्या हो जाएगा 3, डेल फाई क्या हो जाएगा 3। अपने को पूछ रहा है कि जो विद्युत वाहक बल होगा उसका मान क्या होगा। जैसे कि फॉर्मूला बता दूं कि विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला क्या होता है, डेल फाई ई बराबर क्या होता है, डेल फाई अपोन में क्या होता है, डेल टी होता है। ई बराबर डेल फाई, इस फॉर्मूले को नोट कर लेना। अगली स्लाइड पे चलता हूँ। ई बराबर डेल फाई अपोन में क्या होता है, डेल टी होता है। यहाँ पे लिख रहा हूँ ई बराबर डेल फाई अपोन में डेल टी। डेल फाई की वैल्यू अपन ने निकाली, क्या हो जाएगी 3, डेल टी की वैल्यू अपन को दी हुई है 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें भाग लगाएंगे तो लगभग जाएगा 1.5, लगभग क्या आंसर ये आएगा 1.5 वोल्ट। इसका ए रोंग हो जाएगा, बी रोंग हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा 1.5 वोल्ट ही हो जाएगा, डी रोंग हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि 1.5 वोल्ट क्या हो जाएगा इसका विद्युत वाहक बल हो जाएगा, इसका प्रेरित विद्युत वाहक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स हो जाएगा, स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगली स्लाइड पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि ड्राइवर एक कार को, क्वेश्चन बोल रहा है कि ड्राइवर एक कार को 20 मीटर प्रति सेकंड उत्तर की ओर पश्चिम की ओर ले जाता है तो चलकर मोड़ता है। तो उसमें अगला क्वेश्चन अपनी स्लाइड पे है कि एक ड्राइवर कार को 20 मीटर प्रति सेकंड उत्तर की दिशा में, यानी उत्तर की दिशा में 20 मीटर पर सेकंड के वेग से लेकर जाता है, और फिर उत्तर की दिशा से पश्चिम की दिशा में 20 मीटर पर सेकंड के वेग से लेकर जाता है। तो वेग में परिवर्तन की दर क्या होगी, वेग में परिवर्तन की दर वही होगी जो उनका जो मैग्नीट्यूड निकलेगा, जो परिणामी निकलेगा, उनका जो परिणामी निकलेगा उसी में जो परिवर्तन होगा वही होगा वेग में परिवर्तन। जो उनका परिमाणी निकलेगा वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो 20 का स्क्वायर प्लस का 20 का स्क्वायर, जो क्या हो जाएगा 20 अंडर रूट 2 हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा 20 अंडर रूट 2, जिसका राइट आंसर ए ही हो जाएगा 20 अंडर रूट 2। बी रोंग हो जाएगा, सी रोंग हो जाएगा, डी रोंग हो जाएगा, इसका ए आंसर राइट हो जाएगा। अर्थात 20 अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनका जो परिणामी होगा वही क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन की दर हो जाएगा। परिणामी निकालते हैं अपन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अपनी स्लाइड पे है कि एक रॉकेट को, यहाँ पे 2 नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक रॉकेट को जो कि 300 मीटर प्रति सेकंड से गति कर रहा है उस पर 210 न्यूटन का बल क्रियाशील है, तो ईंधन के जलने की दर क्या होगी। जैसा कि आपको बता दूं कि रॉकेट का फॉर्मूला क्या होता है, उसके द्वारा लगने वाला बल के फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर U
डी एम अपॉन डी टी, यू बराबर डी एम अपॉन डी टी। तो अपने को यू क्या दिया हुआ है, अपने को वेग दिया हुआ है और अपने को एफ न्यूटन बल दिया हुआ है, तो अपने को डी एम अपॉन डी टी ज्ञात करना है, डी एम अपॉन डी टी ज्ञात करना है। तो डी एम अपॉन में डी टी बराबर एफ अपॉन यू बराबर एफ अपॉन यू बराबर, अगली स्लाइड पे अपन चलते हैं, इसको मैं ऐसे इरेज कर रहा हूँ कि डी एम अपॉन में डी टी, डी एम अपॉन में डी टी बराबर क्या होता है, एफ अपॉन यू होता है, बराबर क्या होता है, एफ अपॉन यू। एफ क्या अपना 210 न्यूटन, एफ क्या अपना 210 न्यूटन, अपॉन में 300, अपॉन में 300, 10 से 10 जाएगी, 3 7 21 अर्थात 0.7 हो जाएगा इसका राइट आंसर, 0.7 हो जाएगा। जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है 0.7 kg/सेकेंड, और बी रोंग हो जाएगा, सी रोंग हो जाएगा, डी रोंग हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 0.7 kg/सेकेंड क्या हो जाएगा, 0.7 kg/सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को नोट कर लेना कि जो डी एम अपॉन डी टी होता है वो क्या होता है, एफ अपॉन यू होता है, जहाँ पर एफ बल होता है, यू क्या होता है, वेग होता है, डी एम अपॉन डी टी ईंधन के जलने की दर होती है, यानी द्रव्यमान में परिवर्तन की दर होती है, समय के साथ द्रव्यमान में परिवर्तन की दर होती है, समय के साथ द्रव्यमान में परिवर्तन की दर होती है। तो अपन इस क्वेश्चन पे चलते हैं अगले बार। तो अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है कि एक द्रव्यमान स्मॉल एम द्रव्यमान की एवं एक वस्तु यू वेग की, यू वेग से यू वी वेग से वी वेग से एक दीवार से टकराती है तो तथा टकराकर उसी चाल से वापस लौट आती है तो वस्तु के संवेग में परिवर्तन होगा। यानी जो एक ये दीवार है, इससे कोई वस्तु है वो टकरा रही है तो इसका संवेग क्या है, एम वी है, और टकरा कर वापस आ रही है तो भी चाल वही है, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस एम वी होगा, और जाकर आती है तो माइनस एम वी होता, क्योंकि मोमेंटम बराबर क्या होता है, पी बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेलोसिटी होता है, द्रव्यमान इंटू वेलोसिटी होता है। तो डेल पी बराबर क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर एम वी माइनस एम वी, तो बराबर क्या उसके हो जाएगा 2 एम वी के हो जाएगा, किसके 2 एम वी के। तो इसका ए ऑप्शन क्या दे रखा है, एम वी, बी ऑप्शन क्या दे रखा है 2 एम वी, जो राइट हो जाएगा 2 एम वी राइट हो जाएगा, 3 एम वी रॉन्ग हो जाएगा, डी 0 रॉन्ग हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 एम वी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 एम वी, 2 एम वी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो अपनी स्लाइड स्क्रीन पे है। 80 किलोग्राम भार का एक व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा है, 80 किलोग्राम भार का एक व्यक्ति किस में खड़ा है, कि एक लिफ्ट में 80 किलोग्राम भार का एक व्यक्ति खड़ा है, तो जो कि 6 मीटर पर सेकंड के त्वरण से ऊपर की दिशा में गति कर रहा है, जो कि 6 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से प्रति सेकंड के त्वरण से ऊपर की दिशा में गति कर रहा है, तो व्यक्ति का आभासी भार क्या होगा। तो वस्तु का जो आभासी भार होता है वो क्या होगा, जैसा कि अब मैं ऊपर बता दूं कि जो ऊपर जाएगा तो वहाँ पर ग्रेविटेशन का मान क्या होगा, जी प्लस ए होगा, जी प्लस ए होगा, तो डब्ल्यू बराबर एम जी होता है, तो एम कोष्टक जी प्लस ए हो जाएगा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, जी प्लस ए होगा। और अपन जानते हैं कि जी की वैल्यू क्या होती है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, कितनी होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको अगले स्क्रीन पर लेता हूँ कि डब्ल्यू बराबर एम कोष्टक जी प्लस ए, एम कोष्टक जी प्लस ए, और अपन जानते हैं कि एम की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को 80, अपने एम की वैल्यू कितनी दे रखी है 80, जी की वैल्यू 10 प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे स्क्वायर है, इस स्क्वायर को काट देना आप 6, तो 80 इंटू 16, तो 80 इंटू 16 तो 8 छिगु 48, 8 छिगु 48 यानी 1280 के लगभग आ जाएगा, लगभग क्या आ जाएगा 1280 आएगा। हाँ आप देख लेना ये मल्टीप्लाई करा के, तो 1280 न्यूटन क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर, बल के मान क्या हो जाएगा 1280 न्यूटन। ए रोंग हो जाएगा, बी रोंग हो जाएगा, सी रोंग हो जाएगा, तो इसका बल का मात्रक है, फिर डब्ल्यू भार का मात्रक क्या हो जाएगा, भार यानी क्या हो जाएगा 1280 न्यूटन हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1280 न्यूटन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो अपनी स्लाइड पे है, ये TRQ क्वेश्चन है, मोस्ट TRQ क्वेश्चन है, जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार लगा के लगाया क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि सीमांत घर्षण होता है वो हमेशा गति घर्षण से अधिक होता है, जो सीमांत घर्षण होता है वो हमेशा गति घर्षण से अधिक होता है, जो सीमांत घर्षण होता है वो हमेशा गति घर्षण से क्या होता है ज़्यादा होता है, जो सीमांत घर्षण होता है वो काइनेमेटिक घर्षण से ज़्यादा होता है, काइनेमेटिक घर्षण से ज़्यादा होता है सीमांत घर्षण का मान। तो आप इस फॉर्मूले को नोट कर लेना, इसको भी नोट कर लेना और इस क्वेश्चन को भी नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस पिंड को भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाता है, तो इसका भार किसी पिंड को भूमध्य रेखा से, यानी ये कोई पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, तो यहाँ से कोई पिंड रखा हुआ है इक्वेटर पर और ये पोल है, तो इक्वेटर से पोल की तरफ अपन को किसी पिंड को ले जाया जाता है तो इसका भार का मान क्या होता है। जैसे कि बता दूं कि इक्वेटर से पोल की तरफ लेके जाते हैं तो जी का मान क्या होता है इंक्रीज होता है, जी का मान क्या होता है इंक्रीज होता है,
और जी का मान इंक्रीज होने पर क्या होता है कि भार का मान जो क्या होता है डब्ल्यू बराबर जो भार का मान होता है वो भी इंक्रीज होता है, भार का मान भी इंक्रीज होता है। तो जी का मान बढ़ता है तो भार का मान भी बढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए यानी बढ़ता है। बी रॉन्ग हो जाएगा, सी रॉन्ग हो जाएगा, डी रॉन्ग हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए यानी बढ़ता है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले बता दूं कि आप हमारी वीडियो को एंड तक देखें, बीच में छोड़ कर ना जाए, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस का जो लेवल है ना वो भी फिक्स रहता है तथा हमारे क्वेश्चंस फिक्स होते हैं। जैसे हम है ना 1000 से 1500 के लगभग क्वेश्चन कराते हैं, लगभग उन्हीं में से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, लगभग उन्हीं में से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये हमारे क्वेश्चन एनडीए के लिए मोस्ट है, सीडीएस के लिए मोस्ट है, आईसीजी के लिए मोस्ट है और एयरफोर्स के लिए मोस्ट है तथा नेवी के लिए मोस्ट है तथा बीएसएफ हेड कांस्टेबल के लिए मोस्ट है तथा उन सभी एग्जामों के लिए मोस्ट है जो भी जिसमें भी फिजिक्स आती है। जैसे जेडब्ल्यू हो जाता है, आईआईटी हो जाता है, जैसे अपना पीएमटी के लिए लगभग हो जाता है। पीएमटी के लगभग 50-60% अपन क्लियर करा सकते हैं, यहाँ से 100% नहीं होगा, लेकिन इन एग्जामों की जैसे नेवी, एयरफोर्स, एनडीए इनकी अपन 100% करा सकते हैं। तो अपना 100% यानी अपन दे सकते हैं अपना, लेकिन थ्योरी अलग हो सकती है, बस उनका करने का फॉर्मेट अलग नहीं होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक एम द्रव्यमान मान के पिंड को एक गहरी खदान की तली में ले जाया जाता है तो इसका भार क्या होगा। कोई पिंड है ये पृथ्वी के तली में लेके जाते हैं, पृथ्वी के नीचे तली में लेके जाते हैं, पृथ्वी के नीचे तली में लेके जाते हैं। तो जैसा कि बता दूं कि नीचे नीचे अपन तली में जाएंगे, नीचे नीचे अपन तली में जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि नीचे जाने पर ग्रेविटेशन गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है वो घटता जाता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान नीचे नीचे जाने पर घटता जाता है। अगर गुरुत्वीय त्वरण का मान नीचे जाने पर घटता जाता है तो भार बराबर क्या होता है डब्ल्यू बराबर एम जी होता है, डब्ल्यू बराबर एम जी होता है। जी का मान घटेगा तो भार का मान भी घटेगा, तो भार का मान भी क्या होता है घटता जाता है। यानी किसी भी चीज़ को, यानी किसी भी वस्तु को या फिर पिंड को अपन पृथ्वी के नीचे नीचे पृथ्वी की तली में या फिर खदान में लेके जाते हैं, खदान की तली में लेके जाते हैं, तो वहाँ पर जी का मान भी घटता है और अपना भार का मान भी घटता है। तो इसका राइट ए ऑप्शन क्या बोल रहा है भार घटता है, बी ऑप्शन क्या बोल रहा है भार बढ़ता है, सी ऑप्शन क्या बोल रहा है भार अपरिवर्तित रहता है, डी ऑप्शन क्या बोल रहा है नन ऑफ दी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भार घटता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए यानी भार घटता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। तो अपन ने इन क्वेश्चंस को भी कर लिया है, तो इसका मान क्या हो जाएगा भार घटता है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो अपनी स्लाइड पे है कि 236 फेरेड धारिता के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य धारिता क्या होगी। श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो हमेशा संधारित्र का लगता है, क्योंकि ये प्रतिरोध ये उल्टा होता है, तो संधारित्र का लगता है तो आर इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा यानी 1/c बराबर क्या हो जाएगा 1/c बराबर क्या हो जाएगा, यानी इनको क्या लगा देंगे अपन अपोन में लगाते जाते हैं, इनको अपोन में करते जाते हैं, इनको अपोन में कर दिए जाते हैं, अर्थात 1/2 + 1/3 + 1/6 क्या लगते हैं 1/2 + 1/2 + 1/6। तो लघुत्तम ले लेंगे वो क्या आ जाएगा 6, लघुत्तम 6। 2 की टेबल लेकिन 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 3 3 2 जा 6, तो 2 बार जाएगा। 6 का बाद 1 बार जाएगा, तो 1 5 रेख 6 6/6 यानी 1 आएगा। इसका राइट आंसर क्या आएगा 1। तो 2 फेरेड 4 फेरेड 1 फेरेड राइट आंसर हो जाएगा, 5 फेरेड रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा सी यानी 1 फेरेड होता है। याद रखना संधारित्र में यदि आपको श्रेणी क्रम पूछता है तो उसमें समांतर क्रम का फॉर्मूला लगाओ, उसमें समांतर क्रम का फॉर्मूला लगाओ। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अपनी स्लाइड पे है। यदि किसी तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाता है, यदि किसी तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाता है, इस फॉर्मूले में बोल रहा है कि यदि किसी तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तथा इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी 2 गुना कर दिया जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। तो जो इसका प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, जैसा कि आपको बता दूं कि प्रतिरोध व लंबाई में संबंध होता है वो होता है आर समानुपाती L/A। क्या होता है आर समानुपाती L/A, आर समानुपाती L/A। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो आर में है ना वो लंबाई को क्या कर दिया जाता है 2 गुना तथा एरिया को भी क्या कर दिया जाता है 2 गुना, तो 2 से 2 चला जाएगा, तो आंसर तो वही आएगा कि आर वापस समानुपाती किसके हो जाएगा L/A के हो जाएगा, वापस समानुपाती किसके हो जाएगा L/A के, तो नो चेंज होगा। तो आर का मान क्या होगा, तो इसका प्रतिरोध 2 गुना रोंग वही रहेगा क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, 4 गुना रोंग डी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वही रहेगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाता है, L को 2 गुना करोगे और A को 2 गुना करोगे तो 1 और 2 से 2 कट जाएंगे तो L/A आएगा, तो वो समान हो जाएंगे। जो पहले वाला भी L/A था और अब आया है वो भी क्या है अपने पास L/A है। तो अगले की स्क्रीन पे चलते हैं, अपनी स्क्रीन पे है अगला क्वेश्चन। क्या है अपनी स्क्रीन पे, ये मोस्ट TRQ क्वेश्चन है जो बोल रहा है कि प्रतिरोध का तापमान अधिक धनात्मक होता है। ये यहाँ पे क्वेश्चन में क्या हुआ है मिस्टेक हुई है, यहाँ पे क्या हुआ है क्वेश्चन में क्या हुई है मिस्टेक हुई है।
क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक किसके लिए होता है। यहाँ पे लिख लेना प्रतिरोध ताप गुणांक, इसको रोंग कर लेना यहाँ पे, और यहाँ पे लिख लेना प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक किसके लिए होता है। प्रतिरोध ताप गुणांक किसके लिए धनात्मक होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो तांबा होता है ना, उसके लिए प्रतिरोध ताप गुणांक का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। तो तांबा होता है, उसके लिए प्रतिरोध ताप गुणांक का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो अपनी स्लाइड पे है कि परमाणु रिएक्टर आधारित है। परमाणु रिएक्टर किस पर आधारित है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर, या फिर दोनों पर, या फिर डी नन ऑफ दीज। जैसा कि बता दो जो परमाणु रिएक्टर होता है वो हमेशा नियंत्रित श्रृंखला पर आधारित होता है। किस पर, नियंत्रित श्रृंखला पर आधारित होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। बी रोंग हो जाएगा, सी रोंग हो जाएगा, डी रोंग हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि ये नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अपनी स्क्रीन पे है यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई अपरिवर्तित कब रहती है। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला होता है सबसे पहले बीटा बराबर लेमडा कैपिटल डी अपोन में स्मॉल डी। बीटा बराबर लेमडा कैपिटल डी अपोन में स्मॉल डी। ए ऑप्शन क्या बोल रहा है, जब डी को दोगुना कर दिया जाए। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, जब कैपिटल डी को दोगुना कर दे। सी ऑप्शन बोल रहा है जब स्मॉल डी व कैपिटल डी को दोगुना कर दे। डी ऑप्शन बोल रहा है नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, से। जो इसका राइट आंसर से हो जाएगा, ये बी रोंग हो जाएंगे। इसका राइट आंसर से हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। राइट आंसर से हो जाएगा, क्यों, क्योंकि स्मॉल डी को भी दोगुना करना है और कैपिटल डी को भी क्या करना है, दोगुना करना है। तो 2 से 2 क्या कट जाएगा और वही आ जाएगा। तो अपने पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, से हो जाएगा। तो अपना ये क्वेश्चन क्या हो गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, से हो जाएगा। जब स्मॉल डी व कैपिटल डी को दोगुना करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और बीटा बराबर लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी आ जाएगा। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नहीं है अपने पास, शायद इतने ही क्वेश्चन थे। तो अपन ने लगभग 25 से 30 क्वेश्चन से ज़्यादा ही अपन ने क्वेश्चन को कर लिया है। लगभग अपने आज 35 क्वेश्चन का टास्क किया है, लगभग अपने 30 से 35 क्वेश्चन का टास्क किया। तो आप अपने क्वेश्चंस का वो बताना, मुझे स्कोर करके बताना है कि आपके क्वेश्चंस कितने राइट होते हैं, कितने रॉन्ग होते हैं। 2 आपको मैं क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूँ, 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। फर्स्ट क्या है, द्वितीय तरंगिकाओं की कल्पना सर्वप्रथम किसने की थी। कि द्वितीयक तरंगिकाओं, यहाँ पे लिख लेना, द्वितीयक तरंगिकाओं की कल्पना सर्वप्रथम किसने की थी, सर्वप्रथम किसने की थी। तो इसका आपको आंसर बताना है। ए ऑप्शन क्या है, हाइगेन ने की थी। बी ऑप्शन क्या है, न्यूटन ने की थी। सी ऑप्शन क्या है, रोजन ने की थी। या फिर डी ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दीज। डी ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दी। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि द्वितीयक तरंगिकाओं की कल्पना सर्वप्रथम किसने की थी। तो इसका ए ऑप्शन है, या फिर बी ऑप्शन है, या फिर सी ऑप्शन है, या फिर डी ऑप्शन है, आपको बताना है। एक आपको बताना है कि जो फोटोन होता है उसका विराम द्रव्यमान कितना होता है। इसका मैं आंसर बता रहा हूँ कि जो फोटोन होता है ना, उसका विराम द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 0 होता है। फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है, विराम मास होता है वो कितना होता है, 0 होता है, वो 0 होता है। एक आंसर बताना है कि समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होता है। समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होता है। ए क्या, वो ऑप्शन क्या है 1, बी ऑप्शन क्या है -1, सी ऑप्शन क्या है 0, डी ऑप्शन क्या है इन्फिनेटिव। डी ऑप्शन क्या है इन्फिनेटिव। लास्ट का क्वेश्चन क्या था कि समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान क्या होता है। तो इसका भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है। यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं आते हैं तो मैं आपको ये कल की क्लास में बता दूंगा ये क्वेश्चन आपको। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ क्वेश्चन है। तो अपन ने 25 से लगभग 30 के आसपास क्वेश्चन कर लिए, 30 से 35 के आसपास क्वेश्चन कर लिए। और ये सभी PYQ क्वेश्चन है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो PYQs में लगाए हुए हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों से ही उठाया है। और ये लगभग एयरफोर्स, नेवी, एनडीए में लगभग वो क्या होते हैं, एनडीए में लगभग रिपीट होने वाली क्वेश्चन है। एनडीए में लगभग रिपीट होने वाली क्वेश्चन है। और इसके ये क्वेश्चन का आपको लेवल 4 सितंबर वाली एग्जाम में भी दिख जाएगा। 4 सितंबर जो एग्जाम लगेगी इस बार एनडीए की, उसमें दिख जाएगा आपको कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारी क्लास से आते हैं। एनडीए में भी आता है, सीडीएस में भी आता है, सीडीएस में भी आता है, एयरफोर्स में भी आता है, नेवी में भी आता है और आईसीजी में भी आता है। जहाँ भी फिजिक्स का नाम होता है वहाँ पे ये सभी में आता है। जैसा कि आपको बता दूं कि हमारी महामैराथन आने वाली है, उससे पहले मैं बता दूं कि जो जीके गुरु है मनीष सर, उनकी भी महामैराथन जो चल रही है, 3 लगातार उनकी 3 दिन हो गई है। माहिस्मृति बैच की, जो माहिस्मृति बैच की क्लासेज हो रही है, माहिस्मृति बैच अब समाप्त होने वाला है। लगभग वह 100 क्वेश्चन का टास्क लेके चलते हैं तो 100 करा देते हैं। उन्होंने 3 दिन हो गए, 1 घंटे की लगभग उनकी वीडियो बन रही है, वह 100 क्वेश्चन करा रहे हैं, 100 क्वेश्चन। और उनके क्वेश्चन का भी कलेक्शन फिक्स है कि वह 1500 से 2000 के
बीच में क्वेश्चंस कराते हैं उन्हीं में से क्या हो जाते हैं, अपने क्वेश्चंस आ जाते हैं। 1500 से 2000 के बीच में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप उनकी क्लास को भी देखें, हमारी क्लास को भी देखें, वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को कमेंट करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमें मोटिवेशन देके हम आपके लिए नए नए वीडियो बनाते रहे। तो अपन कल मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।